अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर द डाइंग सन कंप्लीट हो चुका और अब बारी है कि हम क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करें ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें। मैं आपके टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको बारी बारी पढ़ूंगी और उनको आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ इट दैट a star seldom finds another star near it? ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार ही कोई सितारा किसी दूसरे सितारे के बहुत करीब जा पाता है, हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, तो चैप्टर के मुताबिक जो रीज़न हमें मिलती है या राइटर हमें बताता है वो ये है कि यूनिवर्स में जो डिस्टेंस है एक स्टार का दूसरे स्टार के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिवाइज़ करके प्रीवियस वीडियोस देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कितनी एग्जांपल्स आपको दी और किस तरह से बताया कि ये कितना डिस्टेंस है। तो जब फासला बहुत ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं है कि दो स्टार्स आपस में टकरा जाएं। तो ये शाज़ व नाज़र ये कभी कभार ही ऐसा होता है कि कोई एक स्टार किसी दूसरे स्टार के करीब हादसाती तौर पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? सर जेम्स जीन्स जो कि इस एस्से का राइटर है, उसके मुताबिक क्या हुआ जब एक सितारा जो है वो सैर करता हुआ, गर्दिश करता हुआ अचानक से सूरज के करीब आ गया। ये भी हमने बड़े डिटेल में तकरीबन 2 वीडियोस में हमने देखा है कि जब एक सितारा जो है वो घूमता फिरता सैर करता हुआ बाय चांस सूरज के करीब आ गया तो क्या हुआ, उसने क्या किया कि सूरज की सतह पर लहरें पैदा करना शुरू कर दी और वो लहरें आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन द वंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर? फिर क्या हुआ कि जब वो सितारा बहुत करीब करीब और करीब और करीब आता चला गया सूरज के, तो फिर क्या हुआ जब वो सितारा सूरज के बहुत करीब करीब आता चला गया तो उसने क्या किया कि सूरज और अपने दरमियान एक बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा कर दिया और उस खिंचाव के अमल में क्या हुआ, सूरज टूट गया और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया और वो छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो खला में गिर गए और उसके गिर्द मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, ठीक है, वीडियो नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि स्टार और प्लैनेट्स क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आप प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करें और फिर बताएं कि ये कैसे बने। आप प्लैनेट्स सिंपली आप 1 या 2 लाइन में बता सकते हैं, वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी हो सकती है। प्लैनेट्स क्या हैं कि ये दे आर द हेवनली बॉडीज़, ठीक है, और ये हेवनली बॉडीज़ हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, ये अपने ऑर्बिट में भी चक्कर काटते हैं और एक किसी भी स्टार के गिर्द भी चक्कर काटते हैं। तो ये हैं जी प्लैनेट्स। आप प्लैनेट्स कैसे बने, तो हम पूरा जो वाक़या है जो हमने पीछे बताया उसको हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे कि एक जो स्टार है वो एक्सीडेंटली सन के करीब आया, उसने टाइडल वेव्स बनाना शुरू कर दी और फिर वो जो वेव्स हैं वो बढ़ती चली गई और एक माउंटेन की सूरत उन्होंने इख्तियार कर ली और जब ये टाइडल पुल ज़्यादा हुआ तो जो सन है वो टूट गया, पीसेस में टूट गया और ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं सन के, ये इन्होंने सूरज के गिर्द ही मूव करना शुरू कर दिया जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं और इस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो वजूद में आए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स? स्टार्स पे लाइफ क्यों नहीं है? तो इससे पीछे वाली अगर आप वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया है कि स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली हॉट है, वहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल जल जाएगी, इसलिए स्टार्स पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये भी अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखें तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो ज़िंदगी है ज़मीन पर उसका आगाज़ एक सिंपल ऑर्गेनिज़म से हुआ,
एक सिंपल जो जानदार है यूनिसेलुलर से हुआ, एक सेल से हुआ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी कम्प्लेक्स शक्ल जो है वो इख्तियार करना शुरू कर दी, जिससे इंसान और बाकी जो आपको कम्प्लेक्स जानदार नज़र आते हैं वो इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं। Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. अच्छा जी, जो कायनात है वो इंसान को इतनी खौफज़दा क्यों लगती है? उसकी रीज़न्स भी हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी। यूनिवर्स हमें खौफनाक इसलिए लगती है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े से फासले हैं, ठीक है, इमेंस डिस्टेंसेस की वजह से है, और जो वक्त का फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमें तन्हाई महसूस होती है, ठीक है, और फिर इस स्पेस में हम बहुत छोटे हैं, ऐसा है जैसा एक रेत के ज़रा हो हमारा घर, ज़मीन। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम खौफज़दा महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि दूसरे सयारों पर ऐसी ज़िंदगी पॉसिबल है जैसे ज़मीन पर है? देखिए, ज़िंदगी के लिए या ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, एयर एंड वाटर। तो हवा, पानी और दर्जा हरारत होगा तो ज़िंदगी होगी। अब ऐसी ये तीनों चीज़ें हमें किसी और सयारे पर नज़र नहीं आती, तो वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर होगी भी, जैसा कि हमने देखा कि नैरो बेल्ट में या टेम्परेचर बेल्ट में ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये सारी कंडीशंस अगर वहाँ फुलफ़िल होती हैं तो हो सकती है, अदरवाइज़ ज़िंदगी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंडीशंस जो कि हमें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए वो दूसरे सयारों पर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी समझ आ गए होंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बाकी भी प्रीवियस सारी वीडियोस देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, सारे आइडियाज़ को आप अच्छी तरह से जो है वो उनको ग्रास्प कर सकें और आपको समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।